वेलकम टू पॉलिटेक्निक ब्रांच ऑफ एक्सील एंड विजन टेक्निकल एकेडमी। हम लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस समय हमारा सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल मशीन 1 चल रहा है, जो कि थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। इसमें हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं बेटा। और पिछले लेक्चर में हम लोग लॉसेस को डिस्कशन किए थे, जिसमें कि कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस को मोस्ट डिटेल हम लोगों ने एनालाइज किया कि कोर लॉस क्या होता है किसी ट्रांसफार्मर का और कॉपर लॉस क्या होता है। बेसिकली इसको कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं, है ना। जनरली किसी ट्रांसफार्मर में, चूंकि ये एक स्टैटिक डिवाइस है, तो आप लोग जानते हैं कि कोर लॉस और कॉपर लॉस ही मेन लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर में। इसके अतिरिक्त डाई इलेक्ट्रिक लॉसेज और स्ट्रे लोड लॉसेज भी होते हैं, जिसको कि हम लोग मतलब नेग्लिजिबल है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताइए भाई कि हाँ स्ट्रे लोड लॉस भी। स्ट्रे लोड का मतलब क्या हुआ? मतलब स्ट्रे का मतलब होता है आलतू फालतू, है ना। आलतू फालतू लॉसेस मतलब जो बच गया, जैसे कि जो आपका फ्लक्स है ना तो कोर में गया, ना तो हाई वोल्टेज ना लो वोल्टेज वाइंडिंग में गया। ध्यान रखना कि जो लीकेज फ्लक्स होता है, जैसे कि जनरली किताबों में आप क्या देखते हो कि लीकेज फ्लक्स जो है जो कोर में ना जाए, दैट इज लीकेज फ्लक्स। लेकिन कुछ करंट ऐसे भी तो होते हैं, एक ही लिंब पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग, जब कंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा मैं ये सब चीज़ें। एक ही लिंब पे दोनों तरह की वाइंडिंग हो जाती है, तो जो फ्लक्स आपका वाइंडिंग टू वाइंडिंग ट्रेवल कर रहा है वो आपका लीकेज फ्लक्स नहीं है ना, वो यूजफुल फ्लक्स में गिना जाएगा। तो इसके अतिरिक्त जो फ्लक्स जो एयर सराउंड हो जाता है, जनरली स्ट्रे लोड लॉस आपका करंट पे डिपेंडेंट होता है। तो ये जो बच जाता है, जो कि नेग्लिजिबल लॉसेज हैं बेटा, तो इसी को हम लोग स्ट्रे लोड लॉस कहते हैं। दूसरा आपका आ गया जैसे डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस में आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मर आयल, जैसे ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर होते हैं, जनरली ऑयल को, ट्रांसफार्मर ऑयल को हम लोग इंसुलेटिंग पर्पज़ और प्रोटेक्टिंग पर्पज़, इंटरनल फाल्ट प्रोटेक्शन के लिए, इन दो कारणों के लिए ऑयल यूज़ किया जाता है। तो जनरली उसका डाइलेक्ट्रिक टेस्ट निकाला जाता है ना, वो भी लगभग नगण्य ही आता है। तो इन दोनों लॉस को बेसिकली हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। जनरली ट्रांसफार्मर में 4 तरह के लॉसेस होते हैं। अब लॉसेस जो है एफिशिएंसी पे डायरेक्ट अफेक्टेड है ना। तो आज हम लोग एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, जिससे कि आपका ये जो लॉसेस वाला जो ट्रैप है, कुछ विशेष प्रकार के न्यूमेरिकल्स होते हैं, उन न्यूमेरिकल्स पे हम लोग ध्यान देंगे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, है ना। तो उसी के आधार पर हम लोग आज शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर हम लोग देखते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इसको बोलते हैं दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता, है ना। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा। इसको क्या बोलते हैं? ईटा, है ना। तो जनरली एफिशिएंसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप जो आ जाता है वो आपके कॉस्ट से है। यानी जितना जितना एफिशिएंट ट्रांसफार्मर होगा उसकी कॉस्ट भी उसी तरह से डिफाइंड होगी, है ना। जाहिर सी बात है कि आप अच्छी चीज़ लोगे तो उसकी कॉस्ट अच्छी ही होगी, मतलब कॉस्ट ज़्यादा ही होगी। तो कॉस्ट ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि वो बेकार ट्रांसफार्मर हो गया। हमारा मेन फोकस जो होना चाहिए वो ट्रांसफार्मर की उच्च दक्षता पर होना चाहिए, है ना। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है, ज़्यादातर वर्ड मैं हिंदी में ले रहा हूँ बेटा, है ना, क्योंकि आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम है और मैं ये देख रहा हूँ कि डिप्लोमा लेवल पे ज़्यादातर लोग हिंदी को प्रीफर कर रहे हैं, है ना। तो मेरा मेन मोटो ये हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड में हिंदी का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें सरल भाषा में और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी दक्षता होती है, इसको हम डिफाइन करते हैं, दैट इज आउटपुट पावर अपॉन
इनपुट पावर, इनपुट पावर, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, इसको आप डिफाइन कर सकते हो आउटपुट, ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है, आउटपुट वाट अपॉन इनपुट वाट, है ना। जनरली वाट में हम लोग पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। किस में रिप्रेजेंट करेंगे पावर को? वाट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी का फार्मूला हो गया, है ना। ये ट्रांसफार्मर के एफिशिएंसी का फार्मूला, ये तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट रेटिंग है ना, आउटपुट किलोवाट या मेगावाट कह लीजिए, तो आउटपुट किलोवाट या आउटपुट किलोवाट अपॉन इनपुट किलोवाट, इसी का जो रेशियो होता है वही किसी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कहलाती है, ठीक ना। अब यहाँ पे आप जानते हो कि इनपुट पावर किसी ट्रांसफार्मर का क्या होगा? इनपुट पावर, इनपुट पावर, इनपुट पावर। तो ट्रांसफार्मर का जो इनपुट पावर होगा वो आउटपुट पावर, आउटपुट पावर और प्लस जो लॉसेज होंगे वो भी तो होगा। तो इनपुट पावर में, इनपुट पावर को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, इनपुट पावर को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, है ना भाई। तो इनपुट पावर को हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया, ठीक। ये मेरा इनपुट पावर हो गया। तो इस प्रकार ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी आपकी क्या बन जाएगी? ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को आप डिफाइन कर सकते हो, ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर, आउटपुट पावर और इनपुट पावर को आप रिप्लेस कर दीजिए किससे? आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। या यहीं पर आप ये देखिए कि अगर आप आउटपुट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आउटपुट पावर बराबर क्या लिख सकते हो आप? इनपुट पावर माइनस लॉसेस। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि यही बराबर हो जाएगा आपका इनपुट पावर, इनपुट पावर माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट पावर। डिनोमिनेटर को आप चेंज नहीं कर रहे हैं, न्यूमरेटर को चेंज कर दे रहे हैं, इनपुट पावर, ठीक ना, इनपुट पावर। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है ये आपको मिल जाएगा। देखो इनपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, है ना, क्या हो जाएगा? 1 माइनस लॉसेज, लॉसेज अपॉन इनपुट पावर, इनपुट पावर, ठीक ना। ये आपका एफिशिएंसी को आप इन दो टर्म से भी डिफाइन कर सकते हो। पहला टर्म क्या है? आप इसको एफिशिएंसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक ना। और आप एफिशिएंसी को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक ना। तो एफिशिएंसी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक ना। तो लॉसेस पे डिपेंडेंट है। जाहिर सी बात है कि यदि किसी ट्रांसफार्मर का लॉसेस बढ़ेगा, लॉसेस अगर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी क्या होगा? एफिशिएंसी उसका घट जाएगा, एफिशिएंसी उसका घट जाएगा। तो लॉसेस किसी ट्रांसफार्मर के मेन फैक्टर हैं जिससे कि एफिशिएंसी अफेक्ट होती है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको वोल्टेज रेगुलेशन भी पढ़ा चुका हूं। तो वोल्टेज रेगुलेशन आप पावर फैक्टर पर डिपेंडेंट होता है, ध्यान दीजिएगा इसमें। वोल्टेज रेगुलेशन आपका पावर फैक्टर पे डिफाइन करता है ना। और जनरली वो किसके कारण होता है? तो ध्यान देना कि वो लीकेज रिएक्टेंस के कारण होता है। और मैंने आपको उसी लेक्चर में बताया था कि जो एफिशिएंसी है वो डायरेक्ट
आर इक्विवेलेंट से रिलेटेड होता है, मतलब लॉसेज उसमें आई स्क्वायर आर लॉसेज अफेक्ट करेगा, जिसमें कि आई स्क्वायर आर लॉसेज उसका कॉपर लॉस है जो कि लोड के बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा, है ना, वो करंट पे इफेक्ट, लोड आपका जैसे जैसे बढ़ेगा वेरिएबल लॉसेज आपके बढ़ते जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे मैं कुछ आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी एट फुल लोड पे किसी ट्रांसफार्मर में 25% का लॉस हो रहा है ना, किसी ट्रांसफार्मर में फुल लोड पर 25% का लॉस हो रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, है ना। ये छोटे छोटे ट्रैप हैं, ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर क्या देंगे। अगर उनसे इंटरव्यू में पूछ रहा हूँ कि किसी ट्रांसफार्मर का फुल लोड पर लॉसेस 25% है, यानी फुल लोड पर लॉसेस 25% है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, है ना। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं भाई 25% लॉस हो गया तो इसका मतलब 75% उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, जो कि एक गलत आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है, फुल लोड पर एफिशिएंसी, फुल लोड पर लॉसेस दिया जा रहा है, आपको फुल लोड पर लॉसेस दिया जा रहा है। और मैंने आपको पहले या अपने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है कि ट्रांसफार्मर में जो भी पावर ली जाती है या जो भी पावर इफेक्टेड होती है वो उसका आउटपुट पावर होता है। तो अगर आउटपुट पावर 100% आप मान लीजिए, 100% को ही आप कह सकते हैं कि आउटपुट पावर आपका 1 पर यूनिट है, तो लॉसेज उसमें क्या हो रहा है, 1 पर यूनिट का 0.25 पर यूनिट, या आप कह सकते हो 100% का 25%, 100% का 25%। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बताओ मुझे। 25% फुल लोड पे लॉस हो रहा है ना। तो आप इसका जो फार्मूला लिखोगे, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, आप जानते हो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर प्लस लॉसेस। अब आउटपुट और इनपुट पावर प्लस लॉसेस जो है ये फुल लोड पर है बेटा, तो आप क्या कहोगे, आउटपुट पावर अगर आप 100 मान लो तो ये हो जाएगा 100, क्योंकि जो भी कुछ डिसाइड है वो आउटपुट पावर पे डिसाइड है। तो 100 प्लस 100 का 25%, यानी 25/100 ऐसे बोलोगे ना आप। तो ये कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 100 प्लस 25, है ना, कितना आ जाएगा 100/125। इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, मतलब 4/5, यानी कि 80% होगा बेटा, है ना। तो इन सब ट्रैप से आपको बचना है, किसी ट्रांसफार्मर का अगर फुल लोड पर लॉस 25% आ रहा है तो उसकी एफिशिएंसी 80% होगी, ना कि 75%, है ना। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि किसी ट्रांसफार्मर पे फुल लोड पे 100% लॉस हो जा रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 100% फुल लोड पे लॉसेस दिखा रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कितना होगा, 0 होगा, नहीं, उसकी एफिशिएंसी 50% होगी। ये सब चीजें आप ध्यान रखिए। इसी चीज को अगर आप पर यूनिट में डिफाइन करें तो पर यूनिट में आप लिख सकते हो 1 पर यूनिट अपॉन 1 प्लस 0.25 पर यूनिट, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.25, तो ये कितना हो जाएगा, देखो फिर आ गया 100/125, यानी 4/5, 4/5 मतलब 80%, ठीक ना। उसी तरह अगर फुल लोड पे लॉसेस 100% हो जा रहा है, फुल लोड पे लॉसेस 100% हो जा रहा है, यदि फुल लोड पर लॉसेस 100% है, 100% है, तो एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी तब आप लिखोगे 100 अपॉन 100 प्लस लॉसेस, 100 का 100%, यानी 100/100, 100/100, यानी हो जाएगा 100/200, कितना आया 1/2, या इसी को आप कहोगे 50%।
तो फुल लोड पर अगर 100% लॉसेज हो रहे हैं तो इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी 0 नहीं होगी, उसकी एफिशिएंसी 50% होगी। इसी को आप पर यूनिट बेसिस, पर यूनिट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पर यूनिट से इसी चीज को कहोगे तो हो जाएगा 1/1 + 1 पर यूनिट। तो कितना आ जाएगा 1/2, डायरेक्ट आ जाएगा पर यूनिट से 1/2 पर यूनिट, या इसी को आप कहोगे 0.5 पर यूनिट। और आपको मैंने बताया था कि पर यूनिट को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वही परसेंटेज हो जाता है। तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 × 100 कितना हो जाएगा 50%। तो फुल लोड पर अगर लॉसेज 100% है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसकी एफिशिएंसी 50% होगा, ना कि 0%, है ना। तो इन सब ट्रैप से भी आपको बचना है, एफिशिएंसी को बहुत ध्यानपूर्वक समझना है ना। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट बताया था, है ना। अगर मैं कहूं कि जो ओपन सर्किट टेस्ट है, ओपन सर्किट टेस्ट पर किसी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होगी, आई रिपीट, ओपन सर्किट टेस्ट पर किसी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितना होगा, है ना। तो ओपन सर्किट टेस्ट आप भली भांति जाते हो, आप कैसे किए थे ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट को आपने कहा था कि लो वोल्टेज वाइंडिंग पे सारे पैरामीटर्स निकालते हो और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को आप क्या कर देते हो, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को क्या कर दे रहे हो, आप ओपन सर्किट कर रहे हो। ओपन सर्किट करने का मतलब R = इन्फिनिटी और उसका करंट क्या होगा, 0 होगा। तो मैंने आपसे अभी बताया कि जो एफिशिएंसी है या ट्रांसफार्मर में जो कुछ भी लिया जाएगा, जो कुछ वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी वो आउटपुट पावर पर होगा बेटा, आउटपुट पावर के बेस पर होगा, है ना, आउटपुट पावर के बेस पर होगा। बिकॉज कंज्यूमर इज द किंग। हमको जो कुछ करना है, जो भी डिवाइस हमको प्रोवाइड कराना है कंज्यूमर के लिए, वो कंज्यूमर के हिसाब से कराना है, ना कि अपने हिसाब से, है ना। वोल्टेज रेगुलेशन में आपने देखा था कि वोल्टेज रेगुलेशन नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन नो लोड वोल्टेज, एक फार्मूला ये भी बन रहा था। और दूसरा फार्मूला क्या बन रहा था, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज। तो एक्चुअली ट्रू क्या है, सेकंड वाला फार्मूला आपका ट्रू है, क्योंकि जो कुछ भी कार्य हमको करना है वो आउटपुट पावर के हिसाब से करना है, ना कि अपने हिसाब से करना है, इनपुट पावर के हिसाब से करना है। वोल्टेज रेगुलेशन में भी आप लोगों ने ये सब चीजें देखा है। तो ओपन सर्किट टेस्ट पे आउटपुट करंट, आउटपुट पे आपने कोई लोड तो दिया नहीं है, इसका मतलब आउटपुट पावर कितना हुआ, आउटपुट पावर आपका 0 हुआ। तो ओपन सर्किट टेस्ट पर एफिशिएंसी कितना होगा, आपको कोई आउटपुट पावर मिल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब एफिशिएंसी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या निष्कर्ष निकला हमारा कि ओपन सर्किट टेस्ट पर, फर्स्ट पॉइंट, ओपन सर्किट टेस्ट एफिशिएंसी कितना आया, 0। इस कंडीशन में आर कितना है, इनफाइनाइट, आर कितना है, इनफाइनाइट। उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी आपने किया था, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, अब इस पे एफिशिएंसी कितना होगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आर बराबर 0 हो गया ना आपका। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, आर बराबर 0 हो गया। तो आर बराबर 0 पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट में वोल्टेज 0 है बेटा, वोल्टेज 0 है, कोई लोड नहीं है, इसमें भी लोड पावर कुछ नहीं है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में भी एफिशिएंसी आपकी 0 हो गई, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में भी एफिशिएंसी आपकी क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि आउटपुट पावर से देखना है ना। तो आउटपुट पावर दोनों के लिए 0 है, एक ओपन सर्किट पर और एक शॉर्ट सर्किट पर। मतलब ओपन सर्किट टेस्ट में आपने क्या किया, रेजिस्टेंस की वैल्यू को इनफाइनाइट किया, मतलब हाई बर्डन इंपीडेंस दिया, लोड पर हाई बर्डन इंपीडेंस दिया, आर की वैल्यू इनफाइनाइट किया। आर की वैल्यू इनफाइनाइट करने पर आपकी एफिशिएंसी 0 मिली। अब आपने क्या किया, आर की वैल्यू को कम करते चले गए, आर की वैल्यू को कम करते चले गए, है ना। तो आर बराबर 0 पर भी, आर बराबर 0 पर भी एफिशिएंसी 0 ही मिल रही है। यानी आर बराबर 0 और आर बराबर इनफाइनाइट पर, जो कि लोड के इंपीडेंसेस हैं,
इन दो इम्पीडेंसेस के बीच में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट तो रहा होगा ना जहां पे एफिशिएंसी आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कोई ना कोई एक पॉइंट तो आपका ऐसा निकलेगा जहां पे एफिशिएंसी आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अरे भाई मान लीजिए कर्व आपका कुछ इस तरह से आ रहा है ना, कुछ मैं मान लूं कि ऐसा कुछ कर्व आ रहा है, ये मान लीजिए कि आर बराबर इनफाइनाइट है और ये आर बराबर जीरो है, आर बराबर जीरो है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट्स तो आएगा ना जहां पे एफिशिएंसी, दक्षता आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना। तो उसी मैक्सिमम एफिशिएंसी को अगर हम कवर करें कि किस तरह से निकाला जाएगा, तो उस मैक्सिमम एफिशिएंसी को निकालने का विधि हम लोग को अब देखना है, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो सकती है किसी ट्रांसफार्मर की। अभी मैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ले रहा हूं, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी ईटा मैक्स, जो ईटा निकालने हैं इसकी क्या निकालना है हमको, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक ना, ये वैल्यू निकालना है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी आप क्या लिख रहे हो, एफिशिएंसी को आप निकाल रहे हो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर जो कुछ भी है वो आउटपुट साइड का होना चाहिए। जरा फेजर डायग्राम को देखो, जरा इक्विवेलेंट सर्किट को देखो, तो आप लोग आउटपुट पावर को कैसे डिफाइन करते हो, V2 एक्चुअली V2 डैश I2 डैश लिखते हो ना, V2 डैश I2 डैश cos ऑफ फाई, यही तो आउटपुट पावर होता है। और आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, V2 डैश I2 डैश cos ऑफ फाई प्लस I2 डैश R इक्विवेलेंट, ये उसके कॉपर लॉस होंगे, फुल लोड पर कॉपर लॉस होगा, I2 डैश R इक्विवेलेंट प्लस PI, मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, PI लिखता हूं। इसको बोल रहे हैं हम फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस, ठीक ना। और इसको हम बोल रहे हैं आयरन लॉस या कोर लॉस, आयरन लॉस और कोर लॉस। इसी को मैं कांस्टेंट, किसी ट्रांसफार्मर के लिए जो आयरन लॉस होता है वो तो कांस्टेंट होता है ना, ये हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में दोनों में देख लिए हैं, है ना। और कॉपर लॉस उसके लोड पर डिपेंडेंट करता है। मैंने आपको बताया है कि किसी ट्रांसफार्मर का जो कॉपर लॉस होता है वो उसकी केवीए रेटिंग पर डिपेंड करता है। एक्चुअली कॉपर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कॉपर लॉस जो है केवीए रेटिंग के स्क्वायर के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है ना। तो लोड डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वेरिएबल क्वांटिटी है, जैसे जैसे लोड की केवीए रेटिंग बढ़ेगी घटेगी उसी हिसाब से आपका कॉपर लॉस भी अफेक्टेड होगा। अब ये जो V2 डैश है I2 डैश है ना, देखो V2 डैश क्या हुआ, अगर V2 डैश अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया था, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर V2 डैश को आप क्या लिख सकते हो, AV2, है ना। और I2 डैश को क्या लिख सकते हो, I2 बाई A आया था ना, जो भी हम लोगों ने सर्किट लिया था, सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी करते हैं तभी तो डैश क्वांटिटी आती है ना। तो V2 डैश AV2 I2 डैश I2 बाई A, तो A से A कैंसिल हो गया ना, तो इसको जनरली चाहे V2 I2 cos फाई लिख सकते हो आप, या इन जनरल अगर आउटपुट वोल्टेज को मैं V मान लूं और आउटपुट करंट को मैं I मान लूं, है ना, तो इसी एफिशिएंसी को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, एफिशिएंसी को मैं डिफाइन कर सकता हूं इन जनरल एफिशिएंसी बराबर क्या होगा, VI cos फाई अपॉन VI cos फाई प्लस I स्क्वायर R इक्विवेलेंट प्लस PI, है ना, PI एट फुल लोड पर होगा, ये एट
फुल लोड, एट फुल लोड पर जो एफिशिएंसी होगी वो इस तरह से डिफाइंड होगी, जहां V और I क्या है, फुल लोड पर। आप फुल लोड वोल्टेज भी बोल सकते हो, इसको फुल लोड करंट भी बोल सकते हो, है ना। V और I को क्या बोल सकते हो, फुल लोड वोल्टेज या फुल लोड करंट। लेकिन बेटा इसी ट्रैक में बचना है, जो फुल लोड वोल्टेज होगा या जो फुल लोड करंट होगा वही उसकी रेटेड वैल्यू होगी। मैंने बताया था आपको R पर यूनिट, किसी ट्रांसफार्मर का R पर यूनिट क्या होता है, उसका फुल लोड कॉपर लॉस होता है। तो फुल लोड कॉपर लॉस का मतलब ये हुआ कि एट रेटेड करंट और एट रेटेड वोल्टेज पर जो उसमें कॉपर लॉस हो रहा है वो 1 पर यूनिट हो रहा है, मतलब जो भी पर यूनिट में वैल्यू आएगा वो R पर यूनिट हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो फुल लोड कुछ नहीं होता है, फुल लोड का मतलब एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड करंट। इस चीज को आप समझिएगा। इसी को बेस वैल्यू भी बोलते हैं पर यूनिट सिस्टम, मैंने आपको बताया। तो फुल लोड कहूं, जहां न्यूमेरिकल में देखना ये सब ट्रैप मिलेंगे आपको। फुल लोड बोलो, चाहे रेटेड वैल्यू बोलो, चाहे बेस वैल्यू बोलो, वो सब उसके रेटेड मान होते हैं, है ना। तो इन सब चीज ये सब अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर अब देखो क्या कहा मैंने, फुल लोड, फुल लोड, रेटेड, या ऐसे बोलो फुल लोड या रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट, रेटेड करंट, ये सब एक ही है, सेम है ना। और ये भी ध्यान रखना कि अगर फुल लोड की बात हो रही है, फुल लोड की बात हो रही है तो रेटेड वोल्ट, फुल लोड क्या है, आप ये मान के चलोगे कि फुल जहां पे आ जाए उसी को बोलते हैं 1 पर यूनिट, उसी को क्या बोलते हैं 1 पर यूनिट, या इसी को बोलेंगे और 100%, 100%। अब इसी वजह से आपसे कहा जाता है कि एक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 99.8% है, मान लीजिए। जनरली हम लोग बोलते हैं ना हमारा ट्रांसफार्मर जो है 99.8% एफिशिएंट है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि फुल लोड पर जो उसकी एफिशिएंसी आ रही है वो 99.8% आ रही है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। लोड तो आपका वेरी कर रहा है ना, लोड तो आपका वेरी कर रहा है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में तो अक्सर वेरी करे, पावर ट्रांसफार्मर में तो नहीं करता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में उसकी फुल लोड कैपेसिटी कितने में निकालते हो, फुल लोड एफिशिएंसी कितने पे निकालते हो आप, 70 to 75% ऑफ फुल लोड निकालते हो ना। तो लोड तो वेरिएबल है ना। तो जो फुल लोड पे जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी आपकी 99.8% कहलाती है ना। बाकी तो रिमेनिंग टाइम में उसकी एफिशिएंसी कुछ भी हो सकती है। तो जो आप बार बार बोलते हो 95% एफिशिएंसी, तो 95% एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि फुल लोड पर उसकी एफिशिएंसी 95% है ना। इस तरह से हमको अंदाजा लगाना चाहिए, है ना। तो इन जनरल जो एफिशिएंसी है उसका फार्मूला मेरा ये हो गया। क्या कह रहा हूं मैं, ईटा इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई अपॉन वी आई कॉस ऑफ फाई प्लस आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट प्लस पी आई, है ना, प्लस पी आई। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है जहां V और I उसके रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट है। V क्या है, V इज माई V रेटेड और I रेटेड, या इसको कह सकते हो फुल लोड वोल्टेज और फुल लोड करंट, दोनों चीजें सही है, एक ही बात है ना। अब आपको इस फार्मूला से देख के ये लग रहा होगा कि एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करेगा भाई, है ना। तो जो वेरिएबल क्वांटिटी होगी इस फार्मूला में उसी पे मेरा एफिशिएंसी डिपेंड करेगा, ये भी ध्यान रखना। तो एफिशिएंसी जनरली आपका पावर फैक्टर और लोड करंट या रेटेड करंट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे करंट चेंज होगा एफिशिएंसी आपकी अफेक्टेड होगी, एफिशिएंसी आपकी अफेक्टेड होगी। तो इसमें दो कंडीशंस निकलते हैं, दो कंडीशंस निकलते हैं लोड के लिए, दो कंडीशंस निकलते हैं। पहला
when I is equal to constant and load power factor varies, यानी ये बदल रहा है, पावर फैक्टर आपका चेंज हो रहा है, जबकि लोड की करंट क्या है, कांस्टेंट है, लोड की करंट कांस्टेंट है, यानी ये सारा पैरामीटर्स आपका कांस्टेंट है, वी आई आपका कांस्टेंट होगा, है ना। एफिशिएंसी किस पे अफेक्ट कर रही है, ओनली इन दिस पावर फैक्टर, कॉस 5 पे डिपेंडेंट है, कॉस 5 पे डिपेंडेंट है ना। तो इस केस में मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, है ना। देखो इसी फार्मूला को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एफिशिएंसी इज इक्वल टू, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos 5 से डिवीजन कर दो, cos 5 से डिवीजन कर दो, तो ऊपर हो जाएगा आपका वी आई और नीचे क्या हो जाएगा, वी आई प्लस आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट, आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट प्लस पी आई अपॉन cos 5। बोलो भाई, अब इसमें एफिशिएंसी को मैक्सिमम होने के लिए अगर जो मतलब आई मेरा कांस्टेंट है, लोड करंट मेरा कांस्टेंट है, पावर फैक्टर को मैं वेरिएबल क्वांटिटी मान ले रहा हूं, तो इस कंडीशन में एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, जरा सोच के बताओ। देखो ये क्वांटिटी मैक्सिमम कब होगी, जब ये डिनोमिनेटर वाला टर्म मिनिमम होगा। अब ये डिनोमिनेटर का टर्म मिनिमम कब होगा, ध्यान से देखो, अगर ये cos 5 की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाए, तो ये चीज कम आएगी ना, ये वाला टर्म्स आपका कम आएगा ना, तो जितना ये वैल्यू कम से आएगा ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी ना। तो cos 5 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, और वो किस पे आता है, 5 इज इक्वल टू 0 पे, यानी लोड का नेचर रेजिस्टिव है, और पावर फैक्टर मेरा यूनिटी है ना। तो आप कह सकते हैं कि इस दशा में एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम होगा जब यूनिटी पावर फैक्टर होगा, मानते हो ना, cos 5 की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो cos 0 पे लाओगे ना, तो यूनिटी पावर फैक्टर पर होगा, बात समझ में आया होगा। यानी कि अगर लोड का करंट मेरा कांस्टेंट लोड है ना, करंट मेरा कांस्टेंट है, और एफिशिएंसी का जो वेरिएबल फैक्टर है केवल पावर फैक्टर है, बात समझ रहे हैं आप। तो एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, जब पावर फैक्टर यूनिटी होगा, यूनिटी पावर फैक्टर पर किसी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब इसको दूसरे वर्ड में, दूसरा टर्म आप क्या कह सकते हो, सेकेंड टर्म देखो, सेकेंड टर्म मैं कह रहा हूं कि जब पावर फैक्टर कांस्टेंट है, और आई क्या है, आई आपका आई बदल रहा है, मतलब वेरिएबल है, बदल रहा है, आई आपका बदल रहा है ना। तो देखो एफिशिएंसी तब क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी तब आपकी होगी, फार्मूला तो यही रहेगा, वी आई cos ऑफ 5 अपॉन वी आई cos ऑफ 5 प्लस आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट प्लस आयरन लॉस। ये फुल लोड कॉपर लॉस है और ये आयरन लॉस है।
आयरन लॉस तो हमेशा कांस्टेंट होगा किसी ट्रांसफार्मर के लिए, चाहे किसी भी लोड पे आप ले जाओ, आयरन लॉस हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन फुल लोड पे कॉपर लॉस इतना होगा, फुल लोड पे कॉपर लॉस आपका ये हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो मैं आई को वेरिएबल मान रहा हूँ, आई को वेरिएबल मान रहा हूँ, cos फाई को मैंने मान लिया कि 0.8 पावर फैक्टर पे मेरा ट्रांसफार्मर आउटपुट पावर दे रहा है ना, तो cos फाई मेरा कांस्टेंट हो गया है ना। इस दशा में एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आप क्या करते हो, जनरली आप कर दोगे डी ईटा, वेरिएबल यहाँ क्या है आई, तो आप कह दोगे डी ईटा अपॉन डी आई, दैट शुड बी इक्वल टू 0। मैक्सिमम की कंडीशन या मिनिमम की कंडीशन जब भी आप निकालते हो तो मैथमेटिक्स में ऐसे ही निकालते हो ना, है ना। तो जनरली हम भी यहाँ पे यही करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जब आप करोगे तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा फैक्टर देखिएगा कि डी ईटा अपॉन डी आई निकालना है, न्यूमरेटर में भी आई का टर्म है, डिनोमिनेटर में भी आई का टर्म है, यानी डिफ्रेंसिएशन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला लगाना पड़ेगा, जो कि एक टफ चेस हो गया है ना। डिफ्रेंसिएशन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला लगाना पड़ेगा, तो उसमें उसका फार्मूला आप लगाओ, फिर उसको 0 पुट करो, फिर उससे आप वेरिएबल क्वांटिटीज को मान निकालो, तो ये बड़ा टफ चेस हो गया। अगर इसी में मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, करेक्शन क्या कर दूं कि ऊपर नीचे में आई से डिवीजन कर दूं, न्यूमरेटर में भी आई से भाग दे दूं और डिनोमिनेटर में भी आई से भाग दे दूं। क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाई आई, आई से भाग देने पर, आई से भाग देने पर ईटा क्या हो जाएगा आपका, बोलो, ईटा आपका हो जाएगा, ईटा विल बी, ऊपर क्या हो जाएगा बोलो, वी आई, वी कॉस फाई हो जाएगा, आई हट जाएगा ना, वी कॉस फाई हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा वी कॉस फाई, वी कॉस फाई प्लस आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट अपॉन आई, है ना, तो ये हो जाएगा आई आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट प्लस पी आई अपॉन आई, है ना। आयरन लॉस को आप इस तरह से आई से डिवाइड कर दो, है ना। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए यहां पे देखिएगा, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी, एफिशिएंसी डिनोमिनेटर शुड बी 0, शुड बी 0। देखो क्या कह रहा हूं मैं, ये एफिशिएंसी अब मैक्सिमम कब होगी, जब ये डिनोमिनेटर वाला टर्म मिनिमम होगा, जितना कम, जैसे पावर फैक्टर में भी आपने देखा, जितना ये टर्म छोटा होगा उतना ही तो ये टर्म ज्यादा होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में ये टर्म जितना छोटा होगा उतना ही ये वैल्यू ज्यादा होगा, है ना। तो आप क्या कर देंगे, डी बाई डी आई, इस डिनोमिनेटर टर्म को आप 0 में कर दो, डिनोमिनेटर टर्म इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो मिनिमम की कंडीशन यही होती है ना, ये डिनोमिनेटर टर्म मिनिमम कब होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आई क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो आप ऐसे करो, कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा, है ना। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से, वो कैलकुलेशन बहुत हार्ड कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कितना कैलकुलेशन करोगे, हमको तो रिजल्ट चाहिए ना, तो ये सरल विधि है, आप इस विधि को अपनाइए। क्लियर, तो चलो इसको कर लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी आई वी कॉस फाई प्लस आई आर इक्विवेलेंट प्लस पी आई अपॉन आई, पी आई अपॉन आई
दैट विल बी इक्वल टू 0। अब ये टर्म आपका कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आई 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आई क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, आई का डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन आई, पी आई तो कांस्टेंट है ना, 1 अपॉन आई का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन आई स्क्वायर, -1 अपॉन आई स्क्वायर। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आर इक्विवेलेंट माइनस पी आई अपॉन आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। या आप कहोगे आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट यही बराबर आपका हो जाएगा पी आई। तो ये आपका रिजल्ट मिल गया, है ना, ये आपका रिजल्ट मिल गया। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। क्लियर। ये क्या कह रहा है, आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट को क्या कह रहे हो आप, फुल लोड कॉपर लॉस, है ना, इसको आप क्या कह रहे हो, फुल लोड कॉपर लॉस। फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। This is the required condition. Full load copper loss is equal to iron loss, है ना भाई, ये हो जाएगा आपका फुल लोड कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। या इसी को आप कह सकते हो वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, है ना, वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। ये हो गया आपका, है ना, रिक्वायर्ड कंडीशन। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। इस केस में देखो आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पी आई है, तो यही तो उसकी मैक्सिमम करंट होगी, यही उसकी क्या होगी मैक्स। इस पर यानी आप कह सकते हो ना, यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी आई अपॉन आर इक्विवेलेंट, या आप कह सकते हो कि आई इज इक्वल टू पी आई अपॉन आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर रूट, है ना, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, है ना, मैक्सिमम करंट की। तो ईटा मैक्स को आप क्या डिफाइन कर सकते हो, ईटा मैक्स को आप डिफाइन कर सकते हो, ये मेरी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो गई, है ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो जाएगा वी आई मैक्स कॉस ऑफ फाई अपॉन वी आई मैक्स कॉस ऑफ फाई प्लस, अब देखो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे क्या मिल रहा है आपको, कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होना चाहिए। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। क्या कहा मैंने, फुल लोड कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस होना चाहिए। अच्छा देखो, इसमें भी कई लोग जल्दी जल्दी में क्या बोल देते हैं, पूछता है मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या है, तो बोलता है कि आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस, है ना। अब आयरन लॉस कांस्टेंट है बेटा, तो जब भी आप बोलिए फुल लोड कॉपर लॉस शुड बी इक्वल टू आयरन लॉस बोलिए, हमेशा PCU इज इक्वल टू PI होना चाहिए, ना कि PI इज इक्वल टू PCU होना चाहिए।
मतलब कांस्टेंट को आप पी आई इज इक्वल टू पी सी यू का मतलब क्या हुआ, आप कांस्टेंट को वेरिएबल के इक्विवेलेंट ले जाना चाह रहे हैं। क्या ये संभव है ना, कांस्टेंट को आप वेरिएबल के इक्विवेलेंट ले जाना चाह रहे हैं। अब पी सी यू इज इक्वल टू पी आई का मतलब क्या है कि पी सी यू मेरा वेरी कर रहा है, वेरी करते करते जब वो पी आई के बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा, है ना। तो इस कंडीशन में पीसीयू जो कॉपर लॉस है, फुल लोड कॉपर लॉस है, वो आयरन लॉस के बराबर हो गया है ना। तो मैं इसको 2 पी लिख सकता हूँ, इसको मैंने डायरेक्ट 2 पी लिख दिया। क्यों, क्योंकि आयरन लॉस मेरा चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर। या इसी को मैं कह सकता हूं कि ईटा मैक्स इज इक्वल टू एस एट ईटा मैक्स। इस पे जो ये केवीए रेटिंग होगी वो एस एट ईटा मैक्स हो जाएगा ना, अपॉन एस एट ईटा मैक्स प्लस 2 पी आई, एस एट ईटा मैक्स अपॉन 2 पी आई। तो ये हो गया मेरे मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला। ये हो गया मेरा मैक्सिमम, थोड़ा सा ये क्या कर रहे हैं, है ना भाई, ये हो गया मेरा एस एट ईटा। अब आपको मैंने एक बात बताया था जब मैं लॉसेस डिस्कस कर रहा था, है ना। लॉसेस डिस्कशन में मैंने आपसे कहा था कि लॉसेस जनरली हम लोगों ने कोर लॉसेस डिस्कस किया था, कोर लॉस। अब कोर लॉस में कौन कौन से लॉसेस थे, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस। दे आर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एंड वोल्टेज डिपेंडेंट आल्सो। उसमें कंडीशंस थी कि जब V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट होता है, जब V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है ना। कई कंडीशंस उसमें निकल रही थी। तो ये तो हो गया आपका आयरन लॉस। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कॉपर लॉस क्या होता है, पीसीयू। पीसीयू तो पीसीयू को आपने डिफाइन किया था ना, यही तो है, आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट। या आप जनरली कह रहे थे कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी चूंकि रेटिव पीसीयू करंट पे डिपेंडेंट है, वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट है, तो पीसीयू को आपने ऐसे लिखा था, पीसीयू इज इक्वल टू वी स्क्वायर आई स्क्वायर, जहाँ वी स्क्वायर को हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ले लिया था। इससे इसी को तो आप केवीए हो ना, तो ये हो गया केवीए का स्क्वायर और एस स्क्वायर आप कह सकते हो। तो यहां से आप देखिए कि जो पीसीयू है, कॉपर लॉस जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कॉपर लॉस होगा वो लोड के केवीए रेटिंग पे डिपेंड करता है ना। तो उससे मैंने आपको ये निष्कर्ष निकलवाया, इसको बिल्कुल अपने माइंड में रखना बेटा, बिल्कुल कमिट रखना इस चीज को कि कॉपर लॉस जो है वो केवीए रेटिंग के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा, है ना। अब यहां से आपको क्या क्या मिल जाएगा, अगर आप इसको कहिए कि पीसीयू एट फुल लोड अपॉन पीसीयू एट एनी लोड, मान लीजिए जीएथ लोड। अब यहां पे मैंने फुल लोड नहीं लिया, है ना, एनी लोड पर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि एस एट ईटा मैक्स अपॉन एस जे और एनी लोड पे जो कॉपर लॉस आ रहा है, एस जे पे जो कॉपर लॉस आ रहा है, उसको मैंने पीसीयू जे से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यहीं पे पीसीयू एट फुल लोड को आप क्या लिख सकते हो, पीसीयू एट फुल लोड अभी आपने निकाला, यही तो इसका आयरन लॉस है, यही इसका क्या है, आयरन लॉस है। तो आप कह सकते हो ना कि पी आई अपॉन पीसीयू एट एनी लोड, जनरली इसी को लोग फुल लोड कह देते हैं, तो फुल लोड भी आप कर सकते हैं। तब यहां पे क्या हो जाएगा, एस एट फुल लोड, है ना। मैं किसी भी लोड की बात कर रहा हूं, तो पी आई अपॉन पीसीयू फॉर एनी लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर का टर्म आएगा ना, यहाँ पे स्क्वायर का टर्म आएगा। क्यों आएगा,
क्योंकि कॉपर लॉस एस स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। कॉपर लॉस किसके? एस स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। तो आप इसको कहोगे ना एस एट ईटा मैक्स वो लोड जहां पे मैक्सिमम एफिशिएंसी है अपॉन एस जे और इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, इसी को कहते हैं बेटा एक्स स्क्वायर, फ्रैक्शन ऑफ लोड। एक्स को क्या बोलूंगा मैं? एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ लोड, फ्रैक्शन ऑफ लोड। यानी एक्स क्या है? एक्स आपका फुल लोड भी हो सकता है, एक्स आपका हाफ लोड भी हो सकता है, एक्स आपका 25% ऑफ फुल लोड हो सकता है, एक्स आपका 75% ऑफ फुल लोड हो सकता है। तो ये एक्स इस तरह से डिफाइंड है, एस एट ईटा मैक्स अपॉन एस एट एनी लोड, है ना। इसी को आप फ्रैक्शन ऑफ लोड बोलोगे, इसी को आप क्या बोलोगे? फ्रैक्शन ऑफ लोड बोलोगे, जिसका वैल्यू पी आई अपॉन पी सी यू के बराबर है इन जनरल, इन जनरल। तो इसी से आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा इसी से आपका क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू पी आई अपॉन पी सी यू, इस पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ लोड। इसी को मैं क्या बोल रहा हूं? फ्रैक्शन ऑफ लोड। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसको समझना बहुत जरूरी है। आई थिंक आपके समझ में आया होगा। x को मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं? x इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड। अब यहां पे फुल लोड की जगह पे एनी लोड भी आप कर सकते हो। जनरली हम लोग रेटेड लोड पर निकालते हैं, तो फुल लोड से इसको डिफाइन कर दिया, फुल लोड से इसको मैंने डिफाइन कर दिया। तो इन जनरल फॉर एनी फ्रैक्शन ऑफ लोड क्या कहूंगा मैं? इन जनरल फॉर any fraction of load एफिशिएंसी को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? एफिशिएंसी अब मेरा हो जाएगा एक्स बी आई कॉस ऑफ फाई अपॉन एक्स बी आई कॉस ऑफ फाई प्लस पीसीयू कह लो, या ये अब आपका हो जाएगा। देखो फ्रैक्शन ऑफ लोड में आयरन लॉस तो आपका चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन जो कॉपर लॉस है उसकी केवीए रेटिंग के स्क्वायर पे प्रोपोर्शनेट है ना। तो अब यहाँ पे जो कॉपर लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी सी यू एट फुल लोड। अब कॉपर लॉस कितना मिलेगा? फुल लोड कॉपर लॉस का एक्स स्क्वायर टाइम्स, बिकॉज एक्स को आपने डिफाइन कर दिया है। एक्स क्या है आपका? पी आई अपॉन पी सी यू का रेशियो है, उसके स्क्वायर रूट का रेशियो है ना। तो लोड डिपेंडेंट क्वांटिटी ये हुई आपकी, और प्लस क्या हो जाएगा? पी आई, प्लस क्या हो जाएगा? पी आई, है ना। तो इन जनरल एफिशिएंसी का फार्मूला आपको ये लगाना पड़ेगा। आई थिंक आपको एक एक टर्म्स इसका समझ में आया होगा, है ना। ये आपका एफिशिएंसी फार्मूला हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला, एफिशिएंसी फार्मूला। क्लियर? अब इसी को आई थिंक कुछ न्यूमेरिकल से कुछ टर्म्स अगर डिफाइंड होते हैं, क्योंकि देखो बेटा इसमें ट्रैप बनते हैं, है ना। तो कुछ न्यूमेरिकल्स अगर कर लिया जाए तो चीज़ें और सरल हो जाएंगी। कुछ न्यूमेरिकल अगर कर ले तो चीज़ें और सरल हो जाएंगी। जैसे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं।
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी इज चेंज फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज, द रेशियो ऑफ एडी करंट लॉस एट 60 हर्ट्ज टू 50 हर्ट्ज एट कांस्टेंट वोल्टेज, एट कांस्टेंट वोल्टेज, एडी करंट लॉस में क्या चेंजेस हो जाएगा, एडी करंट लॉस में क्या चेंजेस हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। कह रहा है इफ द ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी इज चेंज फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी क्या चेंज हो गई, 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज हो गई, ठीक। द रेशियो ऑफ एडी करंट लॉस एट 60 हर्ट्ज टू 50 हर्ट्ज एट कांस्टेंट वोल्टेज पूछा है आपसे, एट कांस्टेंट वोल्टेज पूछा है। अब बुक्स में कैसे क्या सवाल दिए हुए हैं, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा जो कि कॉन्सेप्चुअल बेस है ना। इसमें क्या चीज छुपा हुआ है आप समझो। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ 2 केसेस अराइजेस होते हैं व्हेन V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट हो जाए, V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट हो जाए। एक्चुअली आप देखो, जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है फाइनली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Bm टू द पावर x इंटू एफ होता है, और जो एडी करंट लॉस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Bm स्क्वायर एफ स्क्वायर होता है। कैलकुलेशन पर्पज से बात कर रहा हूं मैं, है ना, फार्मूला नहीं लिया है मैंने, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाया है कि किस पे डिपेंडेंट है ना। अब यहाँ पे 2 केसेस अराइजेस हैं व्हेन V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट हो जाए। उस दशा में आपके पास रिजल्ट क्या था, उस दशा में आपके पास रिजल्ट था कि जो हिस्टेरिसिस लॉस होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, और एडी करंट लॉस जो आता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, बता चुका हूं मैं। लेकिन दूसरा केस क्या कह रहा है, दूसरा केस कह रहा है कि अगर V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट नहीं है, V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट नहीं है, तो उस दशा में जो हिस्टेरिसिस लॉस आता है, अगर Bm के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट आप मान लो तो ये 1 बाई एफ आ जाता है ना हिस्टेरिसिस लॉस, और एडी करंट लॉस ये आपको कांस्टेंट मिलता है बेटा। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो एडी करंट लॉस कांस्टेंट है। एक्चुअली क्या मिलता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है बेटा, 60 टू 50 कर लो, चाहे 50 टू 60 कर लो, एनीथिंग जो भी आप कर लो, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वोल्टेज मेरा कांस्टेंट है, वोल्टेज मेरा कांस्टेंट है। तो एडी करंट लॉस क्या होगा इस क्वेश्चन में, एडी करंट लॉस आपका कांस्टेंट ही होगा, एडी करंट लॉस आपका कांस्टेंट ही होगा क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है। तो मान लो शुरुआत में एडी करंट लॉस PE1 था, अब जो है 60 टू 50 कर रहे हो तो PE2 हो जा रहा है, तो दोनों में एडी करंट लॉस तो बराबर ही मिलेगा ना। तो आप क्या कह सकते हो कि PE2 अपॉन PE1 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि जो पहले एडी करंट लॉस था वही अभी भी आपको एडी करंट लॉस मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, अगर आपने वोल्टेज को भी अफेक्ट कर दिया, ये जो 60 टू 50 हो रहा है ना, अगर इसमें आप वोल्टेज को कम कर देते तब ये एडी करंट लॉस इफेक्ट हो जाता बेटा, है ना। अच्छा, वोल्टेज को आप रेटेड वोल्टेज से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, तो रेटेड वोल्टेज से आपको कम करना पड़ेगा, है ना। जो ट्रांसफार्मर की स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा तो नहीं जाओगे ना, या कोई भी मोटर हो उसके रेटेड वैल्यू से फुल लोड वोल्टेज से ज्यादा तो आप नहीं जा सकते ना। तो इस दशा में वोल्टेज आपका कांस्टेंट है, इसीलिए एडी करंट लॉस भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट ही आएगा। क्लियर, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखें, दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि द आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर एट 400 हर्ट्ज इज 10 वाट, assuming that the AD current and hysteresis loss, AD current and hysteresis losses, यहाँ स्पेस होना चाहिए था, vary as the square of flux density, as the square of
फ्लक्स डेंसिटी। यानी कि ये क्या कह रहा है, द आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर एट 400 हर्ट्ज इज 10 वाट। कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर का 400 हर्ट्ज पर आयरन लॉस 10 वाट आ रहा है, ठीक ना। एज्यूमिंग दैट एडी करंट एंड हिस्टेसिस लॉसेस वेरी एज द स्क्वायर ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी। एडी करंट और कौन सा, एडी करंट और हिस्टेसिस लॉसेस ये बीएम स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हैं। यानी ओवरऑल इस क्वेश्चन में ये बात कर रहा है कि जो आयरन लॉस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीएम स्क्वायर। हिस्टेसिस लॉस और एडी करंट लॉस से ही तो मिलकर आयरन लॉस बना हुआ है बेटा, बात समझिएगा मेरी। तो ओवरऑल ये कह रहा है कि हिस्टेसिस लॉस भी, पीएच भी आपका क्या है, पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीएम स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और पीई भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीएम स्क्वायर है। तो ओवरऑल आयरन लॉस जो है बीएम स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और आपको मैं बता चुका हूं, मेरी प्रीवियस लेक्चर देखना, बीएम को ही तो आप कहते हो बीएम इज इक्वल टू वी बाई एफ, बीएम इज इक्वल टू वी बाई एफ। तो आप क्या कहोगे, पी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि अब देखो, द आयरन लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर एट रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज इसने कह दिया है। तो रेटेड वोल्टेज का मतलब क्या हुआ कि आयरन लॉस को एट रेटेड वोल्टेज पे आप कैसे डिफाइन करोगे, यानी वोल्टेज को इसने फिक्स कर दिया है, रेटेड वोल्टेज पे रख दिया है। तो फाइनली जो आपको यहां से मिल जाएगा, देखो बेटा क्वेश्चन ऐसे ही करना चाहिए, मेरा मानना है कि सबसे पहले फार्मूला बना लो, है ना, और फार्मूला बनाने के बाद फिर रिजल्ट आप निकाल दीजिए। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, पी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस केस में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो आयरन लॉस कम हो जाएगा। ओवरऑल अगर फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तो आयरन लॉस आपका कम हो रहा है बेटा, ओवरऑल आयरन लॉस आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो इससे भी बचो कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से हिस्टेसिस लॉस बढ़ जाता है या एडी करंट लॉस बढ़ जाता है, कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या हैं। तो जब भी लॉसेस के क्वेश्चन आप पढ़िए कंडीशंस को जरूर चेक करिए, वेदर वी बाई एफ इज कांस्टेंट और वी बाई एफ इज नॉट कांस्टेंट, इस चीज को जरूर चेक किया करो क्वेश्चन सॉल्व करते समय। क्लियर। तो इससे मुझे क्या रिजल्ट मिल जाएगा, इससे मुझे रिजल्ट मिलेगा कि पी आई टू अपॉन पी आई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, I2 के लिए F1 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा F1 अपॉन F2 इस पूरे का होल स्क्वायर। या आप कह सकते हो कि पी आई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PI1। अब PI1 400 हर्ट्ज पे 10 वाट है, तो PI1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इंटू F1 अपॉन F2। F1 कितना है 400, F2 कितना है देखो इसी क्वेश्चन में 10 वाट। एज्यूमिंग दैट द स्क्वायर ऑफ फ्लक्स डेंसिटी द आयरन लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर एट रेटेड वोल्टेज बट एट 50 हर्ट्ज दिया है, F2 कितना दिया है 50 हर्ट्ज, तो 400 बटे 50 हो जाएगा बेटा, 400 बाई 50 है ना, और इस पूरे का स्क्वायर भी होगा। तो 0 से 0 5 40, 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 10 640 वाट आ रहा है, 640 वाट, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है आपको। मैं पूरा डिटेल में इसकी थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। मेरे लैंग्वेज को सुना करो बहुत ध्यान से। तो यहाँ पे जो अच्छा रिक्त स्थान भरना है ना, तो ये हो जाएगा 640 वाट, है ना, 640 वाट। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि इन ए ट्रांसफार्मर कॉपर लॉसेज एट फुल लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर आर 800 वाट। फुल लोड पे कॉपर लॉस दिया हुआ है, फुल लोड पर कॉपर लॉस दिया है एट यूनिटी पावर फैक्टर, है ना। द कॉपर लॉसेज क्यों, कॉपर लॉस होना चाहिए ना, कॉपर लॉस एट फुल लोड एंड एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग विल बी क्या होना चाहिए,
देखिए इस क्वेश्चन में लोड अनचेंज्ड है, लेकिन पावर फैक्टर आपका पहले यूनिटी पावर फैक्टर था, अब क्या हो गया 0.8 पावर फैक्टर हो गया। मैंने आपको बताया कि जो पावर कॉपर लॉस है, अब यहाँ पे ट्रैप ना होना बेटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केवीए का होल स्क्वायर। यानी कॉपर लॉस केवल लोड पे डिपेंड कर रहा है, पावर फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। एक्चुअली आप लोड किससे डिसाइड करते हो, लोड किससे डिसाइड करते हो, लोड आप करंट से डिसाइड करते हो बेटा। लोड आप किससे डिसाइड करेंगे, करंट से डिसाइड करेंगे। जैसे आप यहां देख रहे हैं ना, ओपन सर्किट कंडीशन में, ओपन सर्किट कंडीशन में ट्रांसफार्मर में R इज इक्वल टू क्या था, इनफाइनाइट, और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में R इज इक्वल टू क्या था, जीरो, R इज इक्वल टू जीरो था। तो मैक्सिमम लोड कहां बनेगी, मैक्सिमम लोड कहां बनेगी, R इज इक्वल टू जीरो पे, R इज इक्वल टू इनफाइनाइट ना कह देना, R इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे लोड जीरो है बेटा। और जैसे जैसे R की वैल्यू आप कम करते चले जा रहे हो, यानी इंपीडेंस का मान या रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिव लोड मान लो, रेजिस्टेंस से ज्यादा समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कम कर रहे हो, तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कम कर रहे हो तो लोड का करंट क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो रहा है तो करंट आपका बढ़ेगा ना। तो लोड का बढ़ना मतलब इंपीडेंस को कम करना। आप ये ना कहना कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो लोड मेरा बढ़ता जाएगा, नहीं भैया, लोड किससे बढ़ेगा, करंट की वैल्यू से बढ़ेगा। और कॉपर लॉस लोड अफेक्टेड है, लोड अफेक्टेड है मतलब करंट की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो कॉपर लॉस बढ़ेगा, करंट की वैल्यू कम होगी तो कॉपर लॉस मेरा कम होगा। पावर फैक्टर का इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी ट्रांसफार्मर में ही आपने क्या किया, पहले उसको इनफाइनाइट इंपीडेंस पे रखा और धीरे धीरे रेजिस्टेंस की वैल्यू घटाते गए तो लोड आपका बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया, क्योंकि करंट की वैल्यू बढ़ती गई, करंट की वैल्यू बढ़ती गई। तो करंट डिपेंडेंट है कॉपर लॉस, वेरिएबल लॉस इसीलिए तो बोल रहे हैं उसको, बात समझ रहे ना। तो इस ट्रैप से ना करिएगा। अभी भी चूंकि आपका फुल लोड पर ही लिया जा रहा है कॉपर लॉस, लोड को आप चेंज नहीं कर रहे हो, लोड उतना ही है, बात समझ रहे हैं आप। तो कॉपर लॉस क्या हो जाएगा इसका, पीसीयू, पीसीयू इज इक्वल टू कितना था 800 वाट, अभी भी 800 वाट ही रहेगा, अभी भी क्या रहेगा 800 वाट रहेगा। दिस इज द आंसर। कुछ नहीं करना है बेटा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में समझना है ना। अभी से समझे रहोगे तो आगे कंपटीशन में बहुत आसानी हो जाएगी। अभी से अपना बेस मजबूत कर लो, मेरा ये कहना है। जितना ज्यादा अपना कॉन्सेप्ट बूस्ट करोगे कंपटीशन में उतना ही आसान रहेगा, उतनी जल्दी सिलेक्शन होना है आपका। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है ना। तो इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर में आपने कुछ नहीं किया, अगर कॉन्सेप्ट सही है तो कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है कि एज द लोड ऑन द ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज द कोर लॉसेस। अब यहां उल्टी बात हो गई, कोर लॉस लोड पे नहीं डिपेंड करता। कोर लॉस कहां निकालते हो, ओपन सर्किट टेस्ट में निकाला था ना आपने, कोई लोड दिया था क्या, तब भी उसकी वैल्यू आयरन लॉस निकाला था आपने, जो कि कांस्टेंट होता है। तो आप लोड को वेरी कराइए और चाहे ना कराइए, कॉपर लॉस इफेक्ट होगा लोड से, लेकिन आयरन लॉस लोड पे अफेक्टेड नहीं है, तो रिमेन कांस्टेंट इसका आंसर होगा। दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। एज द लोड ऑन द ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज, लोड को बढ़ा रहे हो तो कोर लॉस क्या होगा, कोर लॉस की बात कर रहा है बेटा। तो कोर लॉस तो हमेशा कांस्टेंट होता है ना, वो बदलता है क्या, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, है ना। तो इसका आंसर 2 होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 2200 वोल्ट 40 हर्ट सप्लाई। अच्छा, द कोर लॉस इज 800 वाट, 800 वाट्स, आउट ऑफ विच 600 watts are due to hysteresis and remaining AD current loss। यानी हिस्टेसिस लॉस कितना हो गया, हिस्टेसिस लॉस दे रहा है 600 वाट,
600 वाट, है ना। तो एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा, एडी करंट लॉस 800 माइनस 600 हो जाएगा ना। तो ये कितना आएगा 200 वाट। एडी करंट लॉस कितना हो जाएगा 200 वाट। कह रहा है कि 600 वाट तो इसका हिस्टेरिसिस लॉस है और टोटल आयरन लॉस कह रहा है 800 वाट है। तो एडी करंट लॉस 200 वाट हो जाएगा ना। एडी करंट लॉस आपका कितना हो जाएगा 200 वाट हो जाएगा। अच्छा, यहां तक बात हो गई इस क्वेश्चन में, यहां तक बात हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है व्हाट इज द कोर लॉस इफ द सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर 3300 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज रिस्पेक्टिवली। अब देखो बेटा यहां पे आ गया बात, है ना। सबसे पहले आपको क्या देखना है, V बाई एफ का रेशियो, है ना। क्वेश्चन में क्या करना है, V बाई एफ का रेशियो देखो। तो V बाई एफ का रेशियो देखो, इनिशियली क्या था, इनिशियली था आपका ये 2200/40 ना समझ में आए तो मेरी थ्योरी वाली लॉसेस वाली क्लास जरूर देखना बेटा, उससे समझ में आ जाएगा। 2200/40 ये कितना आएगा बेटा, ये आ रहा है आपका 4 पंजे 20 और 2 जीरो और 4 पंजे 20, 55 आ रहा है। दो 55 आ रहा है। और दूसरे वाले रिमेनिंग इसमें क्या आ रहा है बेटा, जरा इसको भी चेक कर लो। इसमें आपका आ रहा है 3300 करोगे ना, 3300/60 तो ये कितना आ जाएगा 6 पंजे 30 और 6 दोनों में सही आ रहा है। मतलब आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है V बाई एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V बाई एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिल जा रहा है इस केस में। तो क्या होगा, अगर V बाई एफ कॉन्स्टेंट है किसी, इसके हिसाब से तो V बाई एफ का रेशो कॉन्स्टेंट आ रहा है ना। ओहो, तो जब V बाई एफ का रेशो कांस्टेंट होता है तो क्या होता है भाई, तब क्या होता है, इन दैट केस आपको मैंने बता रखा है कि जो हिस्टेरिसिस लॉस होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और जो एडी करंट लॉस होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। बस इसी से निकाल लो आप। पूछा क्या क्या है, पूछा है व्हाट इज द कोर लॉस। कोर लॉस, कोर लॉस मतलब इस क्वेश्चन में आपको निकालना है आयरन लॉस, पीआई की वैल्यू। तो पीआई इज इक्वल टू होता है पीएच प्लस पीई, यही तो होता है। तो पीएच2 निकालो, पीएच2 क्या बन जाएगा यहां से, pH2/pH1 इज इक्वल टू F2/F1, F2/F1। F2 कितना है क्वेश्चन में 60 हर्ट्ज और F1 कितना है 40 हर्ट्ज, है ना। तो ये हो जाएगा 60/40। तो फाइनली क्या आ जाएगा, pH2 इज इक्वल टू 6/4 इंटू pH1 कितना है, pH1 आपका 600 है, तो 600 से मल्टीप्लाई कर दो, 600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 3600 मतलब 900 वाट ना, 900 वाट। ये आपका आया pH2, ये आपका क्या आ गया pH2 आ गया। उसी तरह PE2 क्या हो जाएगा, PE2 इज इक्वल टू PE1 और ये कितना हो जाएगा F2/F1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल लो आप। तो एडी करंट लॉस पहले कितना था 200 और F2/F1 मतलब 6/4 यानी 2 3 6 2 दूनी 4 3/2 6/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी 3/2। ये हो जाएगा 200 इंटू 9/4। तो ये कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 9 पंजे 45 450 वाट, 450 वाट, 450 वाट। तो फाइनली पी आई इज इक्वल टू पी एच प्लस पीई होता है ना, तो कितना हो जाएगा
900 प्लस 450 इज इक्वल टू 1350 वाट, है ना। ये इसका आंसर होगा बेटा, दिस इज द राइट आंसर, 1350 वाट, 1350 वाट। आंसर आना ना आना वो बात की बात है, क्वेश्चन समझ के सॉल्व करना आना चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मेरा यहाँ उद्देश्य आपको क्वेश्चन को समझाना है ना, जिससे कि आपका थ्योरी और मजबूत हो जाए। आई थिंक आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़े और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर व्हेन सप्लाइड विद 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज हैज एडी करंट लॉस ऑफ 50 वाट। इफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज ऑफ 330 वोल्ट 50 हर्ट्ज, द एडी करंट लॉस विल बी। अब यहां पर भी आप वही करिए, V बाई एफ का रेशियो निकालिए, V बाई एफ, है ना। तो V बाई एफ कितना आ रहा है, पहले कितना था 220 बटे 50, 220 बाई 50, और सेकंड क्या कह रहा है 330 बटे 50। क्या ये दोनों बराबर हैं, बोलो। 5 चौक 20, 4.4 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ आ रहा है 6.6 ना। यहाँ पे क्या आ रहा है 22 बटे 5, 22 बटे 5 मतलब कितना हुआ, 5 चौके 20, 2 5 चौके 20, यहाँ तो आ रहा है 4.4, और यहाँ कितना आ रहा है 5 छके 30 और 5 6.6। तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि V बाई एफ इज नॉट कांस्टेंट। V बाई एफ का रेशियो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो इस दशा में क्या होता है, एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। एडी करंट लॉस क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है तो एडी करंट लॉस हमेशा कांस्टेंट होगा। तो क्या पूछा है इसमें, इफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज ऑफ 330, वोल्टेज चेंज हो रहा है भाई, वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो इस दशा में एडी करंट लॉस आपका वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट होगा। यानी आपको क्या मिल जाएगा, PE2, एडी करंट ही पूछा है ना, तो हमें उसी से मतलब है, PE1 इज इक्वल टू V2 बाई V1 इस पूरे का होल स्क्वायर, है ना। तो PE2 क्या हो जाएगा, PE2 इज इक्वल टू PE1 V2 बाई V1 का होल स्क्वायर। PE1 कितना दिया है 50 वाट, देखो 50 वाट, तो हो जाएगा 50, V2 कितना है 330 और 220, 330 अपॉन 220 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33। तो ये हो जाएगा, यहाँ कर देता हूँ मैं, 50 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 50 इंटू 9/4, ये हो जाएगा। तो एक्चुअली आया 9 पंजे 45, 450 बटे 4, तो हो जाएगा 4 4 1 1 और 4 पंचे 20, 115 वाट, 115 वाट आएगा इसका आंसर, ठीक ना भाई, 115 वाट, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। इस दशा में ये वाला कंडीशन लगेगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हिस्टेसिस एंड एडी करंट लॉस ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वर्किंग ऑन 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज PH एंड PC। PH एंड PC, ये आपका PH यानी हिस्टेसिस लॉस है, और ये है PC। PC नहीं होना चाहिए, PE कर लो, एडी करंट लॉस, ठीक ना। The percentage decrease in PH and PC when the transformer operates in 160 volt 40 hertz supply will respectively। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है, तो देखो बहुत अच्छा है।
इसमें भी वोल्टेज रेशियो निकालो बेटा, V/F निकालो, V/F। तो V/F कितना हो जाएगा, 200/50। यही किसके बराबर होना चाहिए, 160/40। 160/40 है क्या, देखो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 अच्छा, तो ये हो जाएगा V/F का जो रेशियो है ये कांस्टेंट मिल गया आपको। तो जब V/F का रेशियो कांस्टेंट हो जाता है, अच्छा इसको आप ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया था ना PI/F इज इक्वल टू A प्लस BF होता है, उससे भी आप लाइन के इक्वेशन से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीमेंट पूछा है ना, तो ये बेटर रहेगा। तो V/F का रेशियो कांस्टेंट है, तो जब V/F का रेशियो कांस्टेंट होगा तो क्या क्या निकालना है, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस। तो हिस्टेरिसिस लॉस जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और एडी करंट लॉस जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो हिस्टेरिसिस के लिए देख लेते हैं, तो PH2 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, ये हो जाएगा PH1 F2/F1, F2/F1। तो ये कितना आ जाएगा, PH1 वैल्यू नहीं दिया है, PH1 F2 कितना है 40 हर्ट्ज, F1 कितना है 50 हर्ट्ज, तो 40/50 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 PH1। यानी अब जो हिस्टेरिसिस लॉस हो जाएगा वो पहले के हिस्टेरिसिस लॉस से 0.8 टाइम्स कम हो जाएगा। तो परसेंटेज डिक्रीमेंट कितना होगा, पहले से, पहले कितना था, मान लो 1 पर यूनिट था, अब कितना हो रहा है 0.8 ना, तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, परसेंटेज चेंज क्या होता है डेल्टा x/x, जो दिया है कितना हो गया है, x2 - x1 करते हो ना, तो ये हो जाएगा 0.8 PH1 माइनस PH1, पहले ये दिया था अपॉन PH1, है ना, कि इसी के PH1 के रिस्पेक्ट में ही तो निकाल रहे हो कमी। तो ये फाइनली आ जाएगा माइनस 0.2 PH1, 0.2 H1 PH1 से तो PH1 कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस 0.2 आ जाएगा। 1 माइनस 0.8 क्या होता है 0.2, तो माइनस 0.2 हो जाएगा। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, हिस्टेरिसिस लॉस में कमी हो रही है, वो इस चीज को दिखा रहा है ना, इतने परसेंट इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, ये नेगेटिव साइन उसी को शो कर रहा है। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा, यानी 20%। 20% कहीं है, देखो केवल एक ऑप्शन में 20% है, यानी कि यही आंसर होना चाहिए। यानी कि एडी करंट लॉस में कितना डिक्रीमेंट हो रहा है 36% करके देख लेते हैं हम लोग। एडी करंट लॉस के लिए क्या हो जाएगा, P2 आप निकाल लो, P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PE1 F2/F1 इस पूरे का होल स्क्वायर, है ना। PE1 मेरा दिया हुआ है ना, PE1 जो कि PE के बराबर है, PE भी कह सकते हैं आप, है ना। F2/F1 फाइनली कितना आया था, देखो कितना आया था भाई 4/5 ना, तो ये 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 चौके 16/25, 16/25 PE1, ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 25 छक्का 150, तो 0.6 और 25 छक्का 150 10, 25 चौके 100, 0.64 PE1। तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा 0.64 माइनस 1 PE1 अपॉन PE1, ये आपका हो जाएगा 0.36, दैट इज 36%। देखो आ गया ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, है ना। हिस्टेरिसिस लॉस में 20% की कमी और एडी करंट लॉस में 36% की कमी आ रही है। क्लियर, आगे बढ़े।
व्हेन बी इज द फ्लक्स डेंसिटी देन एडी करंट लॉस वेरीज एज, आपको पता है एडी करंट लॉस का फार्मूला क्या होता है ना, एडी करंट लॉस इज इक्वल टू होता है के ई बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये लिखना ना भूला करो बेटा पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो जाहिर सी बात है ये तो थ्योरी का क्वेश्चन हो गया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एम स्क्वायर, इट इज डायरेक्टली, ये एम लगाया करो, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी लिया जाता है बेटा, तो बी एम स्क्वायर ये हो जाएगा ऑप्शन 3, है ना। पावर इनपुट टू ए 20 kVA 200 वोल्ट 400 वोल्ट सिंगल फेज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ड्यूरिंग एन ओपन सर्किट टेस्ट, है ना, ओपन सर्किट टेस्ट मेजर टू बी 200 वाट। अब ये 200 वाट कौन सा पावर होगा, कौन सा लॉसेस होगा, ओपन सर्किट टेस्ट में कौन सा लॉसेस मिलता है बेटा, आयरन लॉस मिलता है, यानी कि इस क्वेश्चन में पीआई का वैल्यू दिया है 200 वाट, ठीक। व्हाट इज द कोर लॉस अप्रोक्सीमेटली व्हेन द ट्रांसफार्मर इज फुल्ली लोडेड। अब लोड की बात कर रहा है, ये लोड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बेटा, इस 4 लाइन के क्वेश्चन का आंसर 200 वाट ही आएगा, कुछ नहीं करना है आपको, केवल लिखना है कि चूंकि सिंस कोर लॉस इज कांस्टेंट, फॉर एनी लोड, therefore PI is equal to 200 वाट, ठीक। एट फुल लोड पे भी PI कितना होगा, इतना ही होगा बेटा, एट फुल लोड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, सरल क्वेश्चन था। द एडी करंट लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज कॉज्ड बाई, अब ये तो मैंने थ्योरी में आपको बता दिया है, एडी करंट कैसे होता है, एडी करंट कैसे आता है भाई, लेंजला यहाँ भी लगता है, आपको मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर में अलाइंड पोजीशन में आते हैं ना, एक बार फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम, फिर 0, फिर मिनिमम, तो इस सब फ्लक्स के ऊपर नीचे जो उतार और चढ़ाव हो रहा है, उन सब की वजह से एक अगर कोर में एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, उसी सर्कुलेटिंग करंट के कारण जो लॉसेस होते हैं दैट इज एडी करंट लॉस, बताया है ना। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, सर्कुलेटिंग करंट विद इन द कोर ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस की वजह से एक इंड्यूस वोल्टेज कोर में भी बनेगा ना, तो कोर में जब इंड्यूस वोल्टेज बनेगा, चूंकि वो शॉर्ट सर्किट पाथ है, तो एक इंड्यूस करंट भी फ्लो करेगा, उसी को हम लोग भंवर धाराएं या एडी करंट कहते हैं। अब उस भंवर धाराओं की वजह से जो लॉसेज हो रहा है दैट इज एडी करंट लॉस, है ना, इतनी सी बात है। सिलिका कंटेंट मिलाने से एडी करंट लॉस आपका रिड्यूस होगा। सारा थ्योरी मैंने आपको बताया है कैसे क्या होता है, आप लोग लॉसेस वाले चैप्टर में देखिएगा। व्हाट इज द कंडीशन एट विच ए ट्रांसफार्मर गिव्स मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब यहां पे ध्यान देना, मैक्सिमम एफिशिएंसी अभी मैंने लेक्चर क्लास में अभी आपको बताया है, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन ये होती है कि कॉपर लॉस PCU एट फुल लोड इज इक्वल टू आयरन लॉस, ये है कंडीशन। फुल लोड पे कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होना चाहिए, है ना, ये इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन हो जाएगी। अभी मैंने लेक्चर में आपको बताया है ये चीज। फुल लोड कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज 2000 वाट्स, 2000 वाट दिया है फुल लोड कॉपर लॉस। एट हाफ लोड द लॉसेज विल बी, हाफ लोड पे कॉपर लॉस कितना होगा, हाफ लोड पे कॉपर लॉस क्या होगा, तो आपके पास फार्मूला क्या है,
पी सी यू अभी करवाया है, पी सी यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी सी यू एट फुल लोड, एट फुल लोड, ये बनता है ना। तो फुल लोड कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज 2000 वाट, एट हाफ लोड द लॉसेस विल बी। तो ये आपको फुल लोड कॉपर लॉस दिया हुआ है बेटा, तो आपको निकालना है हाफ लोड पे। हाफ लोड पे कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर। फुल लोड कॉपर लॉस कितना दिया है, 2000 है ना। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2000, कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 500 वाट। हाफ लोड पे कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, 500 वाट, ठीक ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। कॉपर लॉस इज नेग्लिजिबल एट, तो सरल क्वेश्चन है। कॉपर लॉस लोड पे डिपेंड करता है ना। नो लोड पे कोई कॉपर लॉस नहीं होगा। यहाँ पे क्या मिलता है, आयरन लॉस मिलता है, ना कि कॉपर लॉस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फुल लोड कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज 1600 वाट। पीसीयू फुल लोड दे रखा है, एट हाफ लोड द कॉपर लॉस विल बी। ये तो सीधे हो जाएगा, हाफ लोड पे पीसीयू निकालना है, ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। फुल लोड कॉपर लॉस कितना है, 1600, तो कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 1600, तो कितना हो जाएगा 400 वाट। कितना आ जाएगा 400 वाट। नेक्स्ट देखो, फॉर ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर्स एट 75% एट 75% ऑफ द लोड। तो आयरन लॉस एट फुल लोड, कॉपर लॉस एट फुल लोड, आपको इसका रेशियो बताना है, इसका आपको रेशियो बताना है। तो आपको निकालना है एक्चुअली पी आई अपॉन पी सी यू। तो पी आई अपॉन पी सी यू ये किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ पे एक्स कितना दे रखा है, 75%। गिवन एक्स कितना दे रखा है, 75% दे रखा है ना, 75%। इसको आप क्या बोलोगे, 75/100 कितना हो जाएगा, 5/4 नहीं 25, सॉरी 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3/4 हो जाएगा ना। तो ये आपका हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। तो पी आई अपॉन पी सी यू कितना हो जाएगा, 9/16। इसका आंसर हो जाएगा 9/16, ये आ जाएगा बेटा। फ्रैक्शन ऑफ लोड इसी को बोलते हैं। कह रहा है 500 kVA 3 फेज ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस ऑफ 300 वाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 600 वाट। The percentage load at which transformer is expected to have maximum efficiency। तो परसेंटेज लोड पूछा है, परसेंटेज लोड पूछा है मतलब x का वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू पूछा है ना। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू अंडर रूट पी आई अपॉन पी सी यू दिया हुआ है, पी आई अपॉन पी सी यू दिया हुआ है। आयरन लॉस कितना है, आयरन लॉस है आपका 300 वाट और कॉपर लॉस कितना है 600 वाट। यानी पीआई दिया है आपको 300 वाट और पीसीयू दिया हुआ है 600 वाट। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आपका ट्रांसफार्मर कैसा है, 3 फेज ट्रांसफार्मर है, 3 फेज ट्रांसफार्मर। अब 3 फेज का कैलकुलेशन आप कैसे करते हो, है ना। अब इस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 3 फेज का कैलकुलेशन आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर या तो एक तो बना बनाया मिल जाएगा। अब एनी एन फेज सिस्टम, मैंने आपको बताया है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी बताया है कि एनी एन फेज सिस्टम इज नथिंग बट एन टाइम्स ऑफ सिंगल फेज सिस्टम। तो या तो आप सिंगल फेज सिस्टम को 3 फेज सिस्टम बनाओ, या अगर कंबाइंड आपको 3 फेज सिस्टम दिया हुआ है तो उसको सिंगल फेज बेसिस पे बनाओ। इसीलिए पर यूनिट वैल्यू निकाला जाता है।
शायद मैंने आपको अपने पर यूनिट वाले क्लास में बताया है कि नहीं बताया है, लेकिन जो 3 फेज सिस्टम का जो कैलकुलेशन होता है ना बेटा, वो पर यूनिट बेसिस पर किया जाता है। अब पर यूनिट बेसिस क्या है कि जैसे कि आप 3 फेज सिस्टम है तो 3 सिंगल फेज सिस्टम हुआ ना, उसको आपने कंबाइन कर दिया, तो किसी एक सिंगल फेज सिस्टम के आप पैरामीटर्स निकाल लो, बाकी 2 के वही चीजें रहेंगी जो उस सिंगल फेज सिस्टम के लिए रहेगा। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में जो पावर दिया गया है ना, ये जो रेटिंग दी गई है 500 केवीए और ये जो लॉसेस दिए गए हैं 300 केवीए और 600 वाट, 300 वाट और 600 वाट, ये 3 फेज पावर दिया गया है आपको, ये 3 फेज पावर दिया गया है फाइनली ओवरऑल। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन आप 3 फेज में डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हैं, तो पहले आप इसको पर फेज करो। तो 3 फेज की पावर, जैसे पावर लॉस आपको यहाँ पे 300 वाट दिया है ना, तो एक फेज का लॉस पर फेज लॉस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 वाट। उसी तरह इसका पर फेज लॉस कितना हो जाएगा बेटा, 600 बटे 3, 200 वाट हो जाएगा। लेकिन फाइनली आपने किया क्या, इन दोनों को 3 से डिवीजन किया ना, 300 वाट को भी 3 से डिवाइड किया, 600 वाट को भी 3 से डिवाइड किया, तो एक्चुअली इसमें क्या करोगे, इसके बटे 3, इसके बटे 3, तो 3 से 3 तो ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हो रहा होता तब आपको पावर को पर फेज बेसिस पर लेना पड़ता है ना, तो कैलकुलेशन करने का तरीका ये होता है। तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 300 बटे 600 और इस पूरे का स्क्वायर रूट, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 बटे 6 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं आप, अंडर रूट 1/2, अंडर रूट 1/2 है ना। द परसेंटेज लोड एट विच PI अपॉन PC होता है ना, एक्सपेक्टेड टू हैव, तो ये आपका हो जाएगा फाइनली, आप कह सकते हो 1/√2, और 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707 है ना। ये वैल्यू कुछ एज ए इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ये सब वैल्यूज बेटा फंसते हैं, तो आप इसको कैलकुलेट ना करा करो, इसको याद करने की कोशिश किया करो, 1/√2, 1/√3, 11/√3 है ना, ये सब पैरामीटर्स याद कर डाला करो। रेजोनेंस उसमें पढ़ा होगा आपने, सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस में 1/√2 की वैल्यू आपने निकाला होगा, 0.707 आता है, या इसी को आप कह सकते हो 70.7%, 70.7%। तो इसका आंसर हो जाएगा 70.7% ऑफ फ्रैक्शन ऑफ लोड। नेक्स्ट देखते हैं, द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर 64 वाट एंड 5000 वाट। तो ये आपको दिया हुआ है कॉपर लॉस और ये आपको दिया हुआ है आयरन लॉस। द कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस एट हाफ लोड पूछा है बेटा, तो देखो सीधी सी बात है, आयरन लॉस तो चेंज होने वाला नहीं है, तो एट हाफ लोड क्या हो जाएगा, एट हाफ लोड आयरन लॉस उतना ही रहेगा, मतलब कितना 5000 वाट। हाफ लोड पे कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, फुल लोड कॉपर लॉस कितना है 6400 वाट इंटू 6400, तो कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 6400, कितना हो जाएगा 4 का 4, 2 4 6 24, 1600 वाट ना, 1600 वाट। तो अब जो आपका कॉपर लॉस हो जाएगा 1600 वाट हो जाएगा, आयरन लॉस में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये अभी भी 5000 वाट रहेगा, है ना। तो इस तरह से करना है। आगे बढ़ते हैं। फुल लोड कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज 1600 वाट, फुल लोड कॉपर लॉस दिया हुआ है। व्हाट विल बी द कॉपर लॉस एट हाफ लोड, ये तो अभी किया है ना, कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1600, यही तरीका है, हाफ लोड पे 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 वाट, 400 वाट, ठीक इस तरह से। द आयरन लॉस इन ए 10 kVA 240/100 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज 100 वाट। आयरन लॉस दिया हुआ है PI की वैल्यू क्या दिया हुआ है 100 वाट,
द मैक्सिमम एफिशिएंसी occurs at full load when the secondary current is 50 ampere. Secondary current is 50 ampere. Copper loss in the transformer will be. अब जो भी एफिशिएंसी या आउटपुट जो भी आप पावर निकालते हो वो कंज्यूमर बेस्ड है, मैंने आपको कई बार बताया। तो यहाँ पे जो भी पावर लेंगे वो आउटपुट पावर लेंगे किस रेटेड वोल्टेज पर। देखो यहाँ पे 50 एम्पियर दिया हुआ है। अब ये थोड़ा सा हीट एंड ट्रायल मेथड है। 50 एम्पियर करंट पे आपको निकालना है तो 100 वोल्ट रेटेड सही रहेगा कि 240 वोल्ट रेटेड सही रहेगा। जाहिर सी बात है कि 100 वोल्ट रेटेड सही रहेगा, है ना। तो हम आउटपुट को 100 वोल्ट मान लेते हैं, यानी वी रेटेड कितना ले लिया हमने, वी रेटेड ले लिया हमने 100 वोल्ट। ठीक, वी रेटेड ले लिया हमने 100 वोल्ट। तो क्या कह रहा है, द आयरन लॉस इन ए 10 kVA 100 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज 100 वाट। आयरन लॉस दिया हुआ है। द मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर्स एट फुल लोड। तो जब आयरन लॉस 100 वोल्ट, ये मेरा रेटेड वोल्टेज है, आयरन लॉस 100 वाट है, तो जरा मुझे बताओ फुल लोड कॉपर लॉस कितना हो जाएगा। फुल लोड कॉपर लॉस भी तो 100 वाट ही होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। लिख लेना यहाँ पे, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक ना। When the secondary current is 50 एम्पियर कॉपर लॉस इन द ट्रांसफार्मर। तो जब सेकेंडरी करंट अब आपने कितना कर दिया, 50 एम्पियर कर दिया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 50/100, क्योंकि रेटेड 100 पर था तो कितना हो जाएगा 1/2। तो अब कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, PCU इज इक्वल टू 1/2, एक्स स्क्वायर लेते हो ना, 1/2 का स्क्वायर इंटू 100 PCU एट फुल लोड। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 इंटू 100 ना, 100 हो जाएगा। कितना आएगा 25 वाट, 25 चौके 100 ना, 25 वाट। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से इफ कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर एट 1/4 लोड इज 100 वाट, है ना, 100 वाट, देन इट्स फुल लोड कॉपर लॉस पूछा है आपसे। देखो फार्मूला क्या है, PCU एट एनी फ्रैक्शन ऑफ लोड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर PCU एट फुल लोड। आपको पूछा क्या है, फुल लोड पूछा है, PCU दिया हुआ है। PCU कितना दिया है, PCU दिया है 100 वाट, x का वैल्यू क्या है 1/4, इसका स्क्वायर कर दो बेटा, और PCU फुल लोड आपको निकालना है, PCU फुल लोड निकालना है। तो PCU फुल लोड कितना हो जाएगा, PCU फुल लोड हो जाएगा आपका 100 इंटू 16, दैट इज 1600 वाट, ठीक ना, 1600 वाट। 1/4 पे 100 है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1/4 पे 100 है, तो फुल लोड पे कितना होगा, इसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो। For 20 kVA transformer, the iron and copper losses at full load are 300 वाट एंड 250 वाट। ये है आयरन लॉस और ये है कॉपर लॉस एट फुल लोड, एट फुल लोड। व्हाट इज द ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी अंडर फुल लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर। तो एफिशिएंसी का यहाँ फार्मूला पूछा है बेटा, है ना, फार्मूला लगा दो। तो एफिशिएंसी यहाँ क्या हो जाएगा, अभी आज के लेक्चर में ही मैंने पढ़ाया, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर एट यूनिटी पावर फैक्टर आपको निकालना है। देखो फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, V2I2, या सीधे फुल लोड पे कर रहे हो ना, फुल लोड पे कर रहे हो तो इसको आप सीधे कहिए S cos phi। V2I2 क्या हो जाएगा, आउटपुट KVA S cos phi अपॉन S cos phi प्लस PCU एट फुल लोड प्लस PI। रख दो इसमें वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, S cos phi मतलब 20 kVA है ना, तो 20,000 cos phi की वैल्यू यूनिटी है, यूनिटी पावर फैक्टर पे, देखो इसको यूनिटी पावर फैक्टर पे, तो इंटू 1 हो जाएगा। नीचे भी 20,000 फुल लोड कॉपर लॉस कितना दिया हुआ है 250। क्या कर रहा हूं मैं,
देखो 20,000 प्लस 250 प्लस PI कितना है 300 कितना आया ये हो जाएगा 20,000 अपॉन देखो 20,000 और 3 2 5 550 तो ये हो जाएगा 20,500 है ना 550 सॉरी 20,550 इनका डिवीजन कर दीजिए कितना आएगा देखो 20,000 ये आ रहा है 0.9732 या आप इसको कह सकते हो 97.32%। ये इसकी एफिशिएंसी आ रही है ना, ये इसकी एफिशिएंसी होगी 97.32%। If copper loss of a single phase transformer at 50% of rated current are 1500 वाट, then copper loss, अब ऐसे क्वेश्चन बेटा मैंने आपको बहुत करा दिया, आई थिंक आपके अब समझ में आ गया होगा। यहाँ x का वैल्यू दिया हुआ है 50%, तो ये हो जाएगा 1/2 है ना 1/2। If copper losses of a single phase transformer at 50% of rated current are, इतना दिया हुआ है, PCU इस 50% पे दिया हुआ है बेटा, कितना दिया है 1500। तो फुल लोड पे कॉपर लॉस निकालना है। आप जानते हो PCU इज इक्वल टू x² PCU फुल लोड है ना, रख दो वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 1500 और 1/2 का होल स्क्वायर इंटू PCU एट फुल लोड। तो PCU एट फुल लोड कितना हो जाएगा, PCU एट फुल लोड कितना हो जाएगा देखो 1500 गुणा 4 यानी 15 चौके 60, 6000 वाट, 6000 वाट या 6 किलो वाट, क्या बोलोगे आप, ये इसका आंसर हो जाएगा 6 किलो वाट। इफ कॉपर लॉस ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एट 50% ऑफ रेटेड करंट, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, अभी हम लोगों ने किया 22वां क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है यहाँ पे। देखो इसका ऑप्शन C4 आ रहा है, यही आंसर आया था ना हम लोग का, तो ये इसका आंसर होगा 6000 वाट। अभी हमने 22वां क्वेश्चन पिछला किया, पिछला क्वेश्चन ही ये क्वेश्चन है ना ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो ये आपका 6000 वाट हो गया। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हैं। आप लोगों ने आई थिंक क्वेश्चन से ज़्यादा इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया होगा। हो सकता है कि किसी का मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक से गलत आंसर निकाल दिया होगा, लेकिन वैसे ऐसा नहीं हुआ होगा, कैलकुलेशन है भाई, दिमाग है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि अगर आपने इनके कॉन्सेप्ट समझे हैं तो आप लॉसेस के ट्रैप से बच जाओगे बेटा, है ना। कई चीज़ें हैं उनको देख के कभी भी क्वेश्चन को आप जल्दबाजी में मत करिए, हमेशा क्वेश्चन को पढ़िए, उसको समझिए वो क्या कह रहा है, उसके हिसाब से फिर उसका कैलकुलेशन करिए, है ना। ये लॉसेस वाले क्वेश्चन में जल्दबाजी करोगे तो कभी कभी आंसर गलत हो जाता है, कॉन्सेप्ट सही करके किया करो, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आपका क्या टॉपिक है, उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ऑटो ट्रांसफार्मर होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर है ना, तो देखते हैं उसमें, है ना। धन्यवाद। Excellent Vision Technical Academy. Excellent Vision online app Google Play Store से download. Branch office plot number 198, house number 504 by 398. Mobile 945495100370802452228960528475.